पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, या जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे माधवी बच्चों को पढ़ा रही है तो क्रिया माधवी द्वारा हो रही है, तो माधवी हमारी सब्जेक्ट हो गई। फिर हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा, जो काम नहीं करता उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, या जिस पर क्रिया की जाती है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे माधवी बच्चों को पढ़ा रही है तो यह क्रिया माधवी कर रही है तो माधवी सब्जेक्ट हो गए, और क्योंकि क्रिया बच्चों पर हो रही है या बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो बच्चे हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। फिर हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत वे ऑब्जेक्ट आते हैं जिनका सीधा संबंध वर्ब से होता है और ये सामान्यतः नॉन लिविंग होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत वे आते हैं जिनका संबंध डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से होता है और ये सामान्यतः लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं। आज हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। चले अब देखिए, नोट करके, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजुअली रिटर्न विद द प्रीपोजिशन टू। अगर हम बात करें किसकी, कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामान्यतः प्रीपोजिशन टू से ही जोड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा। अभी मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूंगा। अगर दो ऑब्जेक्ट एक साथ आए हैं, दो ऑब्जेक्ट एक साथ आए हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हम दोनों को इस प्रकार से रखना चाह रहे हैं कि पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना चाह रहे हैं और बाद में हम इनडायरेक्ट लिखना चाहते हैं, तो अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे अर्थात नॉन लिविंग नाउन को पहले लिखेंगे, तो दूसरे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यानी लिविंग नाउन को हम टू से जोड़ेंगे। इसको मैं और अधिक एग्जांपल के तौर पे भी समझाऊंगा। देखिए, माधवी बच्चों को पढ़ा रही है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, तो माधवी हमारी कौन हो गई, सब्जेक्ट हो गई। ओके, पढ़ाना हमारा मेन वर्ब हो गया। अब पढ़ाया क्या जा रहा है, गणित, ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। देखिए, इसको मैंने आगे स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, देखो यहाँ दिया हुआ है मैंने, आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, जब हम आगे पढ़ेंगे अभी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर हेल्प वर्ब चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू लगा के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लेस और टाइम। चलिए हम वापस अपने पॉइंट पर आते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे। ओहो, मुझे इंग्लिश करना होगा यहाँ। चलो, माधवी is teaching maths to children। तो अब देख सकते हैं यहां कि माधवी सब्जेक्ट हो गई, इज हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग मेन वर्ब हो गई, मैथ्स जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उसे पहले लिया, और इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैंने यहां प्रीपोजिशन टू से जोड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ अलग कलर में इसे कर देता हूँ ताकि आप समझ सके। ये है, तो इस प्रकार में लिखा हुआ कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली रिटर्न विद द प्रीपोजिशन टू। अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले लूं तो क्या मुझे टू लगाना होगा? तो मैं क्लियर कर देता हूं, बिल्कुल नहीं। ये टू लगाने की कंडीशन केवल तभी आती है जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लेते हैं। यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लें, जैसे कि हम यहां से चिल्ड्रन को पहले ले रहे हैं, मैथ्स से पहले, तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं माधवी इज टीचिंग चिल्ड्रन मैथ्स, पर अब टू नहीं आएगा। यानी टू के आने की शर्त केवल यही है कि जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लेते हैं तो ही हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, अन्यथा हम सीधे ही हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख सकते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बाद में लिख सकते हैं। जैसे कि जनरली एक सेंटेंस आपने सुना ही होगा,
प्लीज गिव मी अ बुक, यानी कहते हैं प्लीज गिव मी अ बुक। ये भी इसका एक एग्जांपल है कि हमने देना हमारी मेन वर्ब है, बुक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी, सॉरी क्षमा करना, बुक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मैंने मी पहले लिया था, गिव मी अ बुक, और इसको हम अगर हम इसे इस तरीके से बदलें कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लें, तो हमें इस तरीके से लिखना होगा, इसे यहां से हटाएंगे, प्लीज गिव अ बुक टू मी। आम से आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पास सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं, उसके बाद टू लगाकर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। आम से आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं उस किताब देना भूल गया, यानी मैं एक सब्जेक्ट है, उससे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूं, और देना भूल गया ये हमारी मेन वर्ब है, और किताब हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि देने का संबंध किताब से है। भाई आप पहले किताब लेंगे तभी तो उसे देंगे, तो देना हमारा क्रिया हो गई, किताब हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, उससे हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है। तो आई, कि सेंटेंस पास्ट में है, तो आई फॉरगॉट टू गिव अ बुक टू हिम। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहां बुक जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे पहले लिया हुआ है, इससे मैं कलर से चेंज कर रहा हूं, और हिम जो मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मैंने उसे पीछे लिखा हुआ, और प्रीपोजिशन मैंने टू का प्रयोग किया हुआ है। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम वर्ब की। देखो हमने दो चीज पढ़ ली है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब बात आती है वर्ब की। वर्ब मीन्स होती है क्रिया। देखिए दो प्रकार की क्रिया होती है सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का हिंदी मीन्स होता है सहायक क्रिया, अर्थात वे क्रियाएं या वे वर्ब्स जो हमें किसी सेंटेंस को पहचानने में हेल्प करती हैं, हमारी मदद करती हैं। यानी वे क्रियाएं या वे वर्ब्स जो किसी सेंटेंस को पहचानने में हमारी मदद करती हैं, उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये हर सेंटेंस की होती हैं, सॉरी क्षमा करना, हर टेंस में होती हैं। 12 टेंस होते हैं, और इन 12 टेंस में हर टेंस की अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, जो मैंने कुछ मेंशन की हुई, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, डू, डज, डिड आदि। ठीक है, देखो इसका हम बहुत डिटेल अपने टेंस में पढ़ेंगे। अभी हम केवल हम बेसिक एलिमेंट पढ़ रहे हैं, तो हम उनको थोड़ा सा उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे समझ में आ जाओ, हम सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ सकें। अब बात करते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए मेन वर्ब का होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मतलब कार्य करना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कि माधवी बच्चों को पढ़ा रही, तो ये पढ़ाना जो है, पढ़ाना, पढ़ा रही है, ये हमारी मेन वर्ब है। और मेन वर्ब ही वो क्रिया होती है जिससे ये पता चलता है कि एक्चुअली सब्जेक्ट क्रिया कर क्या रहा है, और उसी के आधार पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो कौन है। तो मेन वर्ब जो है वो बहुत सारी हैं। सुबह शाम तक हम जितनी भी क्रिया करती हैं वो सभी मेन वर्ब होती हैं। जैसे कि सुबह उठना, फिर चाय पीना, फिर नहाना, फिर धोना, फिर पूजा करना, फिर बाहर जाना, स्कूल जाना, बस पकड़ना, मतलब हजारों क्रियाएं हैं, और ये सभी मेन वर्ब है। ध्यान रखिए सेंटेंस का मेन जो पार्ट है वो क्रिया है, कि बिना वर्ब के, बिना क्रिया के कोई सेंटेंस नहीं होता। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ ही चुके हैं, मैं एक बार फिर आपको डेफिनेशन पे ले जाता हूं। मैं देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ कि यूजुअली कंटेन अ वर्ब। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कोई भी सेंटेंस होगा वो निश्चित तौर पर किसी ना किसी वर्ब से ही बना होगा, यानी वर्ब नहीं होगा तो वो सेंटेंस ही नहीं होगा। तो आई एम श्योर समझ गए होंगे कि किसी भी सेंटेंस के लिए हमारा मेन वर्ब होता है। चलिए अब मैंने कुछ मेन वर्ब यहाँ लिखी हुई हैं, जैसे कि ईट, एट, ईटन, ये भी मेन वर्ब की फॉर्म है। कम, केम, कम, गो, वेंट, गॉन, टेक, टुक, टेकन, विन, वॉन, वन,
सिंग, सेंग, संग, और भी हैं। इनके मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं नोट्स डाल दूंगा, वहाँ से आप इन्हें देख सकते हैं और वर्ब की स्टडी भी कर सकेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे। देखो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, हेल्प वर्ब पढ़ लिया, मेन वर्ब पढ़ लिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं प्लेस। देखो मैंने दिया हुआ है यहाँ प्लेस, क्या, अब हम पढ़ेंगे प्लेस, ठीक है। प्लेस, देखिए प्लेस स्थान, जैसे कि जहां भी हम जाते हैं, मतलब सब्जेक्ट जहां भी जाता है, सब्जेक्ट जिस स्थान पर भी जाता है या जिस स्थान पर कोई क्रिया करता है वो स्थान प्लेस कहलाता है। और उसकी इंग्लिश भी सेंटेंस में एक फिक्स जगह होती है, वहां हम यूज करते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसका हेल्प वर्ब, मेन वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू लगा के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस। हम प्लेस को हेल्प वर्ब के स्थान पर, हम प्लेस को मेन वर्ब के स्थान पर नहीं रख सकते, इसीलिए मैंने आपको सेंटेंस को एक बेहतर तरीके से सिस्टमेटिकली और किस शब्द को कहाँ लिखा जाता है ये मैंने बताने की कोशिश की हुई है। आई एम श्योर इस वीडियो को पूरा करने के बाद आप बहुत अच्छी तरीके से सेंटेंस को समझ जाओगे कि सेंटेंस एक्चुअली बनाए कैसे जाते हैं और क्या रीजन होता है कि कौन सा वर्ड कहाँ पर किस जगह आता है, उसे और कहीं पर रखने पर वो गलत हो जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो जैसे कि अभी अगर आप मेरी वीडियो को घर पर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि देखना आपकी क्रिया हो गई, आप सब्जेक्ट हो गए और घर आपका स्थान है जहाँ पर आप क्रिया कर रहे हैं। आप सोच पा रहे हैं, जैसे कि आप सुबह स्कूल जा रहे हैं तो आप क्रिया कर रहे हैं, जाना आप, सॉरी क्षमा करना, आप सब्जेक्ट हो गए जो आप क्रिया कर रहे हैं और जाना आपकी मेन वर्ब हो गई। और जहां आप जा रहे हैं, जैसे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, वो आपका स्थान हो गया। और स्थान को हम कहाँ रखते हैं, टाइम से पहले और ऑब्जेक्ट के बाद। ये समझिए कि ऑब्जेक्ट ना होने पर मेन वर्ब के बाद रख देते हैं। चलिए जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, क्या तुम आज पार्टी में जा रहे हो, तो हम इसे दोबारा पढ़ेंगे। क्या शब्द पहले आने से ये इंट्रोगेटिव हो गया, इसे हम सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं, आगे पढ़ने वाले हैं इसके बाद। तुम क्रिया कर रहे हो, यानी क्या तुम आज पार्टी में आ रहे हो, अर्थात तुम आ रहे हो, तो तुम इसमें सब्जेक्ट हो गए, आज टाइम हो गया, पार्टी आपका स्थान हो गया और आ रहे हो ये तुम्हारा क्रिया हो गई। देखिए आप हिंदी में देख सकते हैं कि क्या पहले आया है, तुम आया है, उसके बाद आज आया है, पार्टी आया है, फिर मैं, फिर आ रहे हैं। तो हम जैसे हिंदी दी गई हम वैसे इंग्लिश नहीं बनाते, बल्कि इंग्लिश को हम एक स्ट्रक्चर के आधार पर बनाते हैं। और अगर हम स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे तो इस समझ लीजिए आपका सेंटेंस सही नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, इसे आप थोड़ा सा देखिए। जैसे क्या की इंग्लिश मुझे लेनी है, तो क्या को दो प्रकार का होता है, एक होता है व्हाट मीन्स क्या, और यहाँ पर क्या पहले आ रहा है तो इसमें हम हेल्प वर्ब पहले लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं हिंदी के हिसाब से निकालूं तो क्या की इंग्लिश आएगी आर, फिर तुम की इंग्लिश यू, आज की इंग्लिश टुडे, पार्टी की इंग्लिश पार्टी, मैं की इंग्लिश इन, आ रहे हो की कमिंग। अगर आप इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं जैसे जैसे हिंदी लिखी हुई है तो ये सेंटेंस कभी सही नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसे सेंटेंस बनाते तो मुझे लगता है कि दुनिया में सभी लोग इंग्लिश बोल रहे होते और शायद सभी सेंटेंस बना लेते, जो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आपकी हिंदी की जो ग्रामर है वो इंग्लिश ग्रामर से भिन्न है। हर भाषा की अपनी एक ग्रामर होती है, और अगर हमें कोई भाषा सीखनी है, जैसे अपन स्पीकिंग वाले चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, अगर हमें कोई भाषा सीखनी है तो हमें उसके बेसिक ग्रामर सीखना पड़ेगी। मैं ज़्यादा एडवांस ग्रामर की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक ग्रामर जैसे हमने इसमें पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, हेल्प वर्ब, मेन वर्ब, ये बहुत ज़रूरी है। ये किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए नहीं, बल्कि किसी भी आर्टिकल को लिखने के लिए, किसी भी मैटर को लिखने के लिए हम जिस सेंटेंस को फॉलो करते हैं उस सेंटेंस में जो रूल रेगुलेशन होता है वो यही स्ट्रक्चर होता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने हिंदी लिख दी क्या, तुम की इंग्लिश लिखी, आज की लिख दी, पार्टी की, इस प्रकार से इंग्लिश नहीं होती, बल्कि इंग्लिश बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम इंग्लिश बना सकते हैं। तो जैसे कि हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो ये कैसा है, ये आपका इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में आपको जानते ही हैं कि हेल्प वर्ब कहाँ आती है, पहले आती है। तो हम इसको पहले करेंगे तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो हमने हेल्प वर्ब पहले लिख दिया, फिर हेल्प वर्ब लिखना था, अब हमें मेन वर्ब आ गई, तो हम इसे दोबारा हटा रहे हैं। रूल के अनुसार इसे बनाएंगे हम कि आर
इसको हम हटाएंगे क्योंकि रूल के अनुसार हम पहले पढ़ चुके हैं कि पहला लेटर कैपिटल बनता है। तो आर यू, देखो हमारी हेल्प वर्ब भी हो गई, मेन वर्ब भी, अब सॉरी क्षमा करना, हेल्प वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, अब चाहिए मेन वर्ब। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ फॉर्म, यानी आईएनजी। आर यू कमिंग। अब क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं क्योंकि पार्टी स्थान है और आज समय है, तो हम किस पे आते? प्लेस पे आ गए। कमिंग इन द पार्टी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ आर्टिकल द आ रहा है, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दी है आर्टिकल की, वो आप देख लीजिएगा। जब हम किसी डेफिनेट नाउन की बात करते हैं जिसमें लिसनर और स्पीकर दोनों डेफिनेट होते हैं, दोनों को निश्चित और पर्टिकुलर उन्हें पता होता है कि हम किस स्थान की, किस नाउन की बात कर रहे हैं, इसीलिए उससे पहले हम द लगाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। राम बाजार था, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा था। राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ लिखा हुआ सब्जेक्ट पहले आना चाहिए, तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। ओहो, यहाँ से मुझे फ्रंट द्वारा चेंज करना पड़ रहा है, 1 मिनट। हाँ चलो, तो राम एक है इसलिए हम लगाएंगे इज, जा रहा है, गोइंग टू, ये हो गया बाजार मीन्स मार्केट, और ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम टाइम की। देखिए टाइम सामान्यतः सेंटेंस के लास्ट में आता है। ये ऐसा मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आपने बचपन से भी पढ़ा हुआ है, और ये शायद आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास जिस भी क्लास में अपने टेंस पढ़े होंगे, आपके टीचर या मैम ने आपको पढ़ाया होगा, तो आपके मैम ने सामान्यतः एक एग्जांपल जरूर दिया होगा कि राम रोज स्कूल जाता है। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, राम रोज स्कूल जाता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि आप इसकी इंग्लिश बनाते हैं राम, ओह सॉरी, राम goes to school डेली। आप देख सकते हैं यहां पर भी पहले मेन वर्ब आई, उसका तो ऑब्जेक्ट था नहीं, उसके बाद फिर प्लेस आया है, उसके बाद डेली यानी टाइम आया है। यानी ये जो स्ट्रक्चर है जो पढ़ा रहा हूं, तो दरअसल वो आप उसे बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। हमेशा आपके टीचर ने टाइम को लास्ट में ही लगाया था, और उससे पहले उन्होंने स्कूल या कॉलेज या मार्केट जो भी लगाते थे स्थान, वो हमेशा टाइम से पहले लगा। तो बिल्कुल यहाँ भी वही कर रहे हैं हम लोग कि टाइम को हम लास्ट में लगाते हैं। अब टाइम होता क्या है? टाइम मतलब होता है समय। समय मतलब वो टाइम जिस समय सब्जेक्ट ने क्रिया की थी या करेगा या कर रहा है, जैसे कि यस्टरडे, टुमारो, टुडे, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, 5 o'clock, 10 o'clock, 1999, 2010 वगैरह वगैरह, मतलब जो भी टाइम है वे सभी। अब यहाँ देखेंगे हम, वह रोज कॉलेज जाएगा, क्योंकि सेंटेंस फ्यूचर का है, तो हम देखेंगे रोज क्या है? रोज हमारा टाइम हो गया है। क्या है हमारा टाइम? टाइम है। और कॉलेज हमारा क्या हो गया? कॉलेज हमारा प्लेस है। और जाएगा क्या हो गया? हमारी मेन वर्ब हो गई। मैं एक बात यहाँ और क्लियर कर देता हूँ, हिंदी की कोई भी सेंटेंस आप ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि सेंटेंस के लास्ट में जो भी आता है वो मेन वर्ब होता है। कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या मैं जो समझा रहा हूं क्या आपको समझ में आ रहा है, तो देखिए समझा रहा हूं, ये जो लास्ट में सेंटेंस है समझा रहा हूं, ये भी मेन वर्ब है। क्या आपको समझ में आ रहा है? समझ में आना, ये भी मेन वर्ब है। तो जो भी आप सेंटेंस हिंदी में बोलेंगे उसमें सामान्यतः जो मेन वर्ब होगी उस सेंटेंस के लास्ट में ही आएगी। तो आई एम श्योर आप समझ गए होगा कि जब भी हम इंग्लिश बनाएंगे हमें मेन वर्ब को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हिंदी के लास्ट में जो दिया होगा मेन वर्ब होगा, और उसको हम हेल्पिंग वर्ब के बाद रख देंगे बस। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि वह रोज कॉलेज जाएगा, तो वह एक पुरुष है, तो हम इसमें ही लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें फ्रंट चेंज कर लेते हैं। हाँ चलो, ही will, वह रोज कॉलेज जाएगा, ही विल गो टू कॉलेज डेली। तो आप देख सकते हैं कि कॉलेज हमारा प्लेस है और डेली हमारा टाइम है। यानी मैंने टाइम को
लास्ट में ही रखा है, इसे हम कलर से चेंज करके बता देते हैं। देखो मैंने डेली को यानी टाइम को लास्ट में रखा है और ठीक उससे पहले मैंने प्लेस लिखा हुआ है। आई एम श्योर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर मेन वर्ब चाहिए, उसके बाद अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद टू लगा के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद प्लेस और टाइम लिख देंगे। तो यहाँ तक हमने बेसिक एलिमेंट पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं। देखिए यहाँ हम केवल बेसिक पढ़ रहे हैं तो हम केवल बेसिक सेंटेंस ही पढ़ेंगे। तो सेंटेंस हमारे सामान्यतः 6 प्रकार के होते हैं। देखो पहला आता है अफर्मेटिव, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा, अफर्मेटिव। दूसरा है नेगेटिव, आप देख सकते हैं, ये है इंट्रोगेटिव का पार्ट, जिसमें 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव है, एक है सिंगल इंट्रोगेटिव, एक है सॉरी डबल इंट्रोगेटिव, और फिर है सिंगल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये 5th हो गया, और फिर है तुम्हारा डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। मैं आपको दोबारा समझाता हूं, चलिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, उसके बाद सिंगल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। चलिए अब इनको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब होता है कि वे सेंटेंस जिसमें स्वीकारात्मकता का भाव होता है, अर्थात जिसमें हम किसी क्रिया के हो रहे होने को दर्शाते हैं। जैसे कि माधवी बच्चों को गणित पढ़ा रही है, तो यहाँ देख रहे हैं कि एक क्रिया हो रही है। जीतू ने नेहा को पैसे दिए, आप देख सकते हैं कि जीतू ने नेहा को पैसे दिए हुए हैं, यहाँ भी क्रिया हुई है। जबकि निगेटिव में नहीं शब्द आता है, जैसे माधवी बच्चों को गणित नहीं पढ़ा रही, तो आप देख सकते हैं नहीं पढ़ा रही है, अर्थात वो क्रिया नहीं कर रही है। तो निगेटिव में हमेशा नहीं आता है, और इंग्लिश बनाते समय उसमें नॉट, नन, नेवर, नोबडी और भी शब्द यूज होते हैं, उनसे हम उसे निगेटिव बना लेते हैं। पर हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ नोट की बात करेंगे। जिस प्रकार से देखेंगे जीतू ने नेहा को पैसे नहीं दिए हुए, तो यहाँ देख सकते हैं कि नहीं दिए, ये भी नेगेटिव है। अब हम इनको इंग्लिश बनाएंगे। माधवी बच्चों को गणित पढ़ा रही है, आप एक चीज़ फिर यहाँ रिवाज कर लेंगे, पढ़ा रही है ये मेन वर्ब हो गया। मैं बता चुका हूँ कि हिंदी के लास्ट में जो आता है वो मेन वर्ब होता है। पढ़ा रही है मेन वर्ब हो गया, कौन पढ़ा रहा है, माधवी पढ़ा रही है, माधवी सब्जेक्ट हो गई, पढ़ाया क्या जा रहा है, गणित, गणित तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और बच्चे तुम्हारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। तो फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, माधवी इज, पढ़ाना मतलब टीच, क्योंकि सेंटेंस कंटिन्यूअस का है तो टीचिंग। अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे, यानी मैथ्स को, मैथ्स, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बाद में ले रहे हैं, इसलिए हम टू का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, हम टू का प्रयोग करेंगे, टू चिल्ड्रन। चलो हम नीचे देखते हैं इसी प्रकार से, जीतू ने नेहा को पैसे दिए, अर्थात जीतू ने क्रिया की थी, जीतू सब्जेक्ट हो गया, नेहा को पैसे दिए यानी नेहा ऑब्जेक्ट है, और पैसा भी ऑब्जेक्ट है, देना हमारी मेन पर हो गए। तो जीतू क्यू टेंस पास्ट का है, इसलिए सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, जीतू गेव मनी टू नेहा। आप देख सकते हैं कि पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद मेन वर्ब आई। देखो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, यहाँ हेल्पर क्यों नहीं आई, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पर डिड होती है वो निगेटिव इंट्रोगेटिव में आती है, और ये सेंटेंस
अफर्मेटिव है इसलिए हमने यहाँ सेकंड मेन वर्ब यूज की हुई है। जब नेगेटिव बनाएंगे तो हम इसमें डिड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया, टू लगा के हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नेहा लिख दिया। चलिए अब नेगेटिव की बात करते हैं। देखो यहाँ जो लिखा हुआ है माधवी इज टीचिंग मैथ्स टू चिल्ड्रन, यह लिखा है माधवी बच्चों को गणित नहीं पढ़ाए, तो हम बिल्कुल यही सेंटेंस कॉपी कर लेंगे और ये जो हेल्पिंग वर्ब है बस इसके बाद हम नॉट लिख देंगे और ये हमारा नेगेटिव बन गया। यानी अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना बहुत आसान है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखेंगे और उसके बाद वो नेगेटिव बन जाएगा। हाँ, जीतू वाले केस में थोड़ा सा चेंजेस होगा क्योंकि इसमें हेल्प वर्ब नहीं है, तो पहले हम इसे कॉपी करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पेस्ट करेंगे। अब इसमें चेंजेस करेंगे, जैसे मैंने बताया था क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो इसको नेगेटिव बनाते समय हमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना होगा और डिड के साथ हम नॉट लगाएंगे। और जब डिड आएगा तो यहाँ जो गिव है वो हमारे फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, यानी जो गिव है वो गिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों समझ गए। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में द्वारा कर दीजिएगा। मैं इसकी एक डिटेल में और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैंने इसका और डिटेल बेहतर एग्जाम्पल्स के साथ अगली वीडियो में दे दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। और हाँ, अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।